राम राम जी। नमस्कार आप सबका। 10वीं क्लास के सभी होनहार छात्रों, गणित की परीक्षा, आपके बोर्ड के एग्जाम आ गए हैं। उसमें गणित विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी किसी बच्चे को पास होना है, किसी बच्चे को अच्छे नंबर लाने हैं, तो किसी बच्चे को 100 में से 100 नंबर भी लाने हैं। ठीक है। और हमारे पास जो है वो 100 में से 100 वाले के लिए पहले जगह है। मतलब ऐसा है कि 100 में से 100 लाने का प्रयत्न करेंगे हम। जो बच्चा ब्रिलियंट होगा, अच्छी तरह से मेहनत करेगा, भले वो सामान्य स्टूडेंट है और वो अच्छी मेहनत करता है, तो वो 100 में से 100 ला सकता है आराम से। बताना है आपको कैसे मेहनत करनी है, कैसे मेहनत नहीं करनी है, उसका ध्यान रखोगे आप। ठीक है। मैं बताऊंगा, उसके अनुसार चलोगे, वैसे वैसे पढ़ाई करनी है, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, सारा सॉल्यूशन करवाएंगे, एक एक सवाल करवाएंगे और बोर्ड के वो सवाल कराएंगे जो सीधे परीक्षा में आते हैं वो के वो। तो आपके सब प्रश्नावली धीरे धीरे होने वाली है। हर प्रश्नावली का एक अपना वीडियो होगा, पर्सनल वीडियो होगा, उसको आराम से देखना है और उसको देख कर आप चले जाओगे तो 80 में से 80 आपके फिक्स है। सवाल कैसे करना परीक्षा में, कैसी कॉपी आती है वो भी आपको बताएंगे। परीक्षा में किस तरह से काम करना है, किस तरह से नंबर मिलते हैं, सारी चीजें बताई जाएगी। और 100 में से 100 कैसे आते हैं, किन स्टूडेंट के आए हुए हैं, ये भी आपको बता दिया जाएगा और उनका अनुभव साझा करेंगे आपके साथ। ठीक है। तो कुछ बच्चे हैं, उनके 100 में से 100 आए, उनका आपको क्लिप बताएंगे, उन्होंने कैसे मेहनत की है, कैसे नहीं की है। चलो पहली प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी कहानी है, वो कहानी मैं सुना देता हूँ। छोटी सी क्या कर देता हूँ, कहानी सुना देता हूँ एक, ताकि आपको मजा आए। ठीक है। एक जंगल था, बहुत बड़ा। क्या था? एक जंगल था। उस जंगल के अंदर क्या होता था, अब देखो आपने तो क्या है, जैसे खाना वगैरह बनाते घर पे तो गैस वगैरह है। ठीक है। और पहले लोग क्या करते थे, लकड़ी वगैरह काटते कि नहीं काटते थे, चूल्हे पर रोटी बना दिया करते थे। ठीक है। आज भी बनाते हैं कुछ न कुछ। जैसे मेरे घर पे चूल्हे की रोटी बनती है अभी भी। ठीक है। घर पे चूल्हा जलता है, चूल्हे की रोटी वगैरह बनाते हैं, सोगरा वगैरह बाजरी का अच्छे से। गैस पर भी बनाते हैं, चूल्हे पर बनाते हैं। और जंगल के अंदर क्या होता है आपको पता है, लकड़ियां काटने जाते हैं बहुत सारे लोग वगैरह। ठीक है। उस लकड़ी को बेच कर पैसा कमाते हैं। वो भली आप फर्नीचर बनाने के लिए काम में करते हो कुछ ना कुछ। वैसे वैसे एक जंगल में एक जगह थी, वो सरकारी थी। मतलब सरकार भी उसमें क्या करती है, इंटरफेयर करती है। मतलब उनका ऐसा होता है कि आप जंगल से लकड़ी काट के ले जाओ रहे हो तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो कोई फैक्ट्री थी मान लो, वहां एक ठेकेदार था, उसके वहां मजदूर लगे हुए थे, काफी सारे पेड़ काटने वाले लोग लगे हुए थे। ठीक है। तो उसमें काफी सारे लोग थे, 30-40 जने आराम से, जो क्या करते थे, लकड़ियां काटते थे। क्या करते थे? ठीक है। अब मुझे लकड़ियां काटते हैं, कोई 20 साल का लड़का, कोई 25 साल का, कोई 40 साल का, कोई 45 साल का, 60 साल का बुजुर्ग भी था उसमें। ठीक है। जो लकड़ियां काटता था। तो रोज सुबह आते 10 बजे, लकड़ियां काटनी शुरू, खाना खाया, रेस्ट में 1-2 घंटे की दोपहर हुई, शाम को वापस घर पे। तो मजदूर लगे हुए थे, आते थे, लकड़ियां काट के ले जाते थे। एक बार एक देखा, एक व्यक्ति ने, एक सेठ ने देखा कि आदमी है, सबको टारगेट दिया रहता था, भाई आपको दिन में इतनी लकड़ियां काटनी है, आप भले 4 घंटे में काटो, 6 घंटे में काटो, 10 घंटे में काटो, आपको ये काटनी है और वहां रखनी है और आपका काम फ्री। तो एक क्या था, सब सुबह आते थे 10 बजे, 1 बजे उनका खाना खाना का समय होता था, 1 घंटे का 2 घंटे का। फिर वापिस वो 2-3 बजे लग जाते थे काम के, और जब तक पूरा उनका टारगेट पूरा नहीं होता था तब तक वो क्या करते थे, लकड़ियां काटते थे। तो एक काफी चीज ने दो होना, मतलब युवा हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर, जिम जाने वाले लड़के थे। ठीक है। बड़ी हट्टे कट्टे। वो क्या 10 बजे आते थे, 1 बजे तक खूब सारी लकड़ियां काटते थे, उसके बाद रेस्ट करते थे आधे घंटे का, वापिस आधे घंटे के बाद शुरू। उसमें एक बुजुर्ग था, बहुत ही थका हुआ, मतलब हड्डी पसली जिसकी एक हुई हुई, थकोड़ आदमी, मारोड़ी में कह दियो। ठीक है। हाँ। वो 10 बजे आता था, 1 बजे तक लकड़ी काटता, फिर 2 घंटों की रेस्ट करता, 3 बजे आता, 5 बजे वापस वो चला जाता अपना टारगेट पूरा करके। और जो हट्टे कट्टे थे वो शाम को 7-7 बजे तक काम करते थे, उनका टारगेट पूरा नहीं होता था। अब भाई देखो, आपको भी पता है, हट्टा कट्टा आदमी है तो काम तो फास्ट करेगा कि नहीं करेगा। बुजुर्ग है, उसको टाइम लगना चाहिए, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो क्या करता था, आता था, लकड़ियां काट के हाथों हाथ चला जाता था और 2 घंटे की रेस्ट करता था आराम से। और जो हट्टे कट्टे आदमी थे वो तो आधा घंटा फटाफट, खाना खाया नहीं खाया, टारगेट पूरा करना, टारगेट पूरा करना है, मतलब हाथों हाथ ही लकड़ियां काटना शुरू। तो यार उन्होंने देखा, यार हम हट्टे कट्टे बड़े बॉडी बिल्डर हैं, हमें इतना टाइम लग रहा है, और ये जो बुजुर्ग है ये 2 घंटों में फ्री है, लकड़ियां फटाफट काट देता है। ये तो ऐसा क्या है इसमें, इसको देखना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ न कुछ तो है, गड़बड़ है कुछ न कुछ। ठीक है। क्या है, देखना पड़ेगा एक बार। तो वो गए, ठीक है, रेस्ट हुई एक बार जैसे भी,
तो उन्होंने पूछा बुजुर्ग से वापस जैसे ही आया कि आपको इतने कम समय में आप कैसे करते हो, कम समय में कैसे करते हो। अब देखो ये कहानी मैं आपके ऊपर जैसे लागू कर रहा हूँ, ठीक है, आपके ऊपर ला रहा हूँ, 10वीं क्लास के स्टूडेंट, आप में से जैसे आपकी क्लास में बच्चे बैठे हैं, ठीक है, अब सर जैसे ही सवाल डालते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो हाथों हाथ 5 सेकंड भी नहीं हुए सर आंसर आ गया, हाथों हाथ क्या करते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड नहीं हुए तो सर इसका आंसर ये। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्होंने सवाल भी नहीं लिखा और कहते मेरे तो सवाल भी नहीं हुआ तेरे आंसर आ गए हैं, मेरे तो अभी सवाल भी नहीं हुआ तेरे आंसर कैसे आए। तो जिसके आंसर फटाफट 10 सेकंड में आए वो बुजुर्ग की तरह होशियार है। होशियार कैसे है, उसका कारण है, बुजुर्ग क्या करता था, जब भी खाना खाने दोपहर में घर पे जाता था तो यह करता था, रिवीजन करता था। क्या करता था, रिवीजन। आप घर जाके रिवीजन करते हो। अब बच्चा जो फटाफट 10 सेकंड में सवाल कर रहा है वो क्या करता है, घर जाके पढ़ता है, तभी तो 10 सेकंड के अंदर कर सकता है सवाल। अब जो घर जाके पढ़ता ही नहीं है तो वो 10 सेकंड में सवाल कैसे करेगा, तो वो सवाल पढ़ेगा तब तक तो सवाल हो जाएगा पूरा। तो बुजुर्ग कहता है कि भाई मुझे घर जाके सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, मैं सेल्फ स्टडी करके आता हूँ, सेल्फ स्टडी करूंगा तो मेरे क्या है फटाफट एग्जाम में सवाल हो जाएंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करूंगा तो सवाल के। सेल्फ स्टडी आपके कैसी होती है कि बेटा कुछ नहीं, घर जाता हूँ, जो कुल्हाड़ी होती है उसके धार देता हूँ। क्या देता हूँ, कुल्हाड़ी क्या है, धार। क्योंकि कुल्हाड़ी से अगर आप पेड़ काट रहे हो तो उसकी धार देना, मतलब धार जो होती है वो बहुत पतली बनानी पड़ती है ताकि एक बार में जो है लकड़ी क्या कर सके, कट हो जाए। अब जो मजदूर आते थे बाकी वाले वो सुबह धार देके आते थे, रेस्ट में लेके जाते नहीं थे। बुजुर्ग सुबह भी धार देके आता था, रेस्ट में जब आता था तभी धार देता था। तो दिन में 2-2 3-3 बार वो क्या करता था, कुल्हाड़ी की धार देता था, तो फटाफट उसका काम हो जाता था। तो ये बुजुर्ग जिस तरह फटाफट, भले ही कैसा भी आदमी है, पतला है, थकोड़ा है, मतलब बुजुर्ग है, कमजोर है शरीर से, लेकिन वो कुल्हाड़ी को समय पर क्या करता था, धार देता था, तो उसकी लकड़ियां फटाफट कट जाती थी। उसी तरह आपके भी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फटाफट सवाल को कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो घर जाके क्या करते हैं बेटा, धार देते हैं कुल्हाड़ी की। और आप जो है कुल्हाड़ी की धार नहीं दे पाते हो, उस वजह से ठीक है पीछे रह जाते हो। तो कहने का मतलब है कि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, सवालों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवाल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको सवालों की प्रैक्टिस करनी बहुत ही जरूरी है, घर जाके पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्पीड बनानी है, अगर आपको उस बुजुर्ग की तरह, भले कमजोर हो, पतले हो, आपको कुछ नहीं आता है, 0% हो, और घर जाके सेल्फ स्टडी करना शुरू कर देते हो स्कूल से आने के बाद, तो बेटा आपकी जो है वो बड़े अच्छी होगी और अच्छे नंबर आएंगे। अब कहानी का मोड़ ये था कि आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, घर जाके पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह बुजुर्ग पढ़ता था उसी तरह आपको भी क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, घर जाके पढ़ना पड़ेगा। बिना सेल्फ स्टडी के नंबर नहीं आने वाले हैं। मैं कितने भी करवा दूं यहाँ सवाल, सारे सवाल करवा दूंगा, अगर आप कॉपी लेके नहीं बैठते हो, हर सवाल का सॉल्यूशन नहीं करते हो, हर सवाल को नहीं मिलाते हो, तो बेटा कोई काम नहीं आने वाला है। आपको जो बोर्ड पे सवाल करवाए जाएंगे, जो मैं आपको यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, उस सवाल को, हर सवाल को आपको मिलाना होगा। उस सवाल की जगह आपके मन से सवाल बनाना, आपको संख्या चेंज करनी है और ट्राई करने पड़ेंगे। कॉपी बंद रखकर, वीडियो बंद करके, सवाल जैसे ही आया स्क्रीन के ऊपर उसको रोक दो, अपने आप करने का प्रयास करो। नहीं हो रहा है तो वीडियो ऑन करो, और जब तक हो रहा है उसको सॉल्यूशन देखो, ठीक है। जब तक आपसे हो रहा है आप खुद करने का प्रयास करो, नहीं हो रहा है तो फिर वीडियो को ऑन करो हाथों हाथ, फिर आप देखो उस वीडियो को बंद करो, वापस उस सवाल को देखने के बाद फिर वापस उस सवाल को प्रैक्टिस करो। जितना बार बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। और इस बात की गारंटी है कि 80 में से 80 नंबर जो है, जो मैं जो वीडियो बनाऊंगा सारी की सारी प्रश्नावलियों के, उसमें से आने वाले हैं। तो आप भले किताब एक बार नहीं खोलते हो तो चलेगा, लेकिन बेटा जो 100 में से 100 जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो एक बार मैं कह देना चाहता हूँ, किताब का हर एक उदाहरण, हर एक सवाल एक बार आराम से देख लेना आप। चलो, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपकी पहली प्रश्नावली जो है वास्तविक संख्या है, उसके कैसे कैसे सवाल है, कैसे कैसे परीक्षा में नंबर आने वाले हैं, देखते हैं। पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन कर देते हैं। पहली प्रश्नावली आपकी जो है वास्तविक संख्या, ये बेटा है आपके 4 अंक की, जिसमें अबसद के एक सवाल और एक आने वाला है 2 नंबर का सवाल, ठीक है। अब अबसद शुरू करेंगे, पहले हम खूब सारे 10-15 अबसद देखेंगे, ठीक है। कैसे कैसे अबसद है ध्यान से देखना, पूरे वीडियो बने रहना। चलो शुरू करते हैं। आपके सवाल है आपके पास में कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है, तो आप इस सवाल को करने का प्रयास करो। पहले वीडियो को रोक दो एक बार और इसको करने का प्रयास करो। आपका आंसर क्या आता है उसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर चर्चा। चलो, तो आपने ट्राई कर दिया होगा, आपका आंसर आ गया होगा। अब देखते हैं किस तरह से आपका आंसर आया है। चलो जल्दी से, आपको पूछा है अपरिमेय संख्या। क्या पूछा है? आपको पता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या जो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी
होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब देखो इसने पूछा अपरिमेय। परिमेय जिसको हम किसके रूप में लिखते हैं? P बटा, लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो पहली बात तो, और परिमेय संख्या में किसमें? देखो परिमेय संख्या में दो प्रकार की संख्या आती है। कितने प्रकार की आती है? एक तो शांत दशमलव, एक तो कौन सी है बेटा? शांत दशमलव का मतलब पॉइंट के बाद संख्या खत्म। तो देखो कौन सी संख्या है जिसमें पॉइंट के बाद संख्या खत्म है? तो यहाँ पॉइंट के बाद संख्या खत्म, मतलब पॉइंट के बाद संख्या नहीं बढ़ रही है, पॉइंट के बाद 2 5 है और संख्या खत्म। इसका मतलब ये कैसी है? परिमेय। कैसी है? अपने को क्या पूछा है? अपरिमेय। दूसरी बात, शांत दशमलव दूसरी है, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती का मतलब पॉइंट के बाद संख्या लगातार बढ़ रही है, मतलब एक अंक का बार बार आना, किसी एक अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का बार बार आना। तो आप देखोगे पॉइंट के बाद 9 9 9 9 9 बार बार आ रहे हैं, तो ये कैसी संख्या है? अशांत आवर्ती दशमलव है। कैसी है? अशांत। और जो किसमें आएगी? परिमेय के अंदर आएगी। तो ये भी संख्या कैसी है? परिमेय। चलो परिमेय संख्या के अंदर कोई भिन्न होगी, जैसे मान लो 3/5 माइनस 3/5 खाली 5 हो गई, ये हो गई शांत दशमलव होगी, अशांत आवर्ती दशमलव होगी, ये किस में आएगी? परिमेय में आ गई। तो ये दोनों कैसी है? परिमेय। आपको क्या पूछा है? अपरिमेय। अब बात करते हैं अपरिमेय। अपरिमेय में जैसे आ गया पाई, क्या आ गया? पाई। अंडररूट एक्स, एक्स का मान जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, ठीक है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, जैसे अंडररूट मैंने लिख दिया 4, तो अंडररूट 4 का मान होता है, क्या होता है? 2। तो इसका मान कुछ न कुछ निकलता है, तो ये तो होगी परिमेय। ये क्या होगी? अगर मैं अंडररूट 2 लूं तो ये कैसी होगी? अपरिमेय। अंडररूट 3 लूं तो ये कैसी होगी? अपरिमेय। तो अंडररूट वाली जो भी संख्या है वो कैसी है? अपरिमेय। लेकिन जिस वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग है वो संख्या कैसी है? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब जिसका किसी न किसी संख्या का स्क्वायर निकलता हो, वो हो जाएगी आपके परिमेय। तो इसमें देखते हैं पहली संख्या, तीसरा ऑप्शन है इसमें आपके पास है 169। ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है पहले चेक करना पड़ेगा आपको। पूर्ण वर्ग हो गई तो परिमेय है, नहीं तो कैसी हो जाएगी? अपरिमेय। तो आपको पता है कि 169 किसका मान होता है? किसका वर्ग है? 13 का। 13 × 13 करते हो तो कितना आता है? ये नहीं, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। तो आपके पास में लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा? डी। ये क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। और अपरिमेय में ये कैसी है? अशांत अनावर्ती। कैसी है बेटा? आवर्ती तो होगी तो वो परिमेय में आएगी, आवर्ती किस में आएगी? लेकिन अनावर्ती दशमलव जो होगी वो किस में आएगी? अपरिमेय के अंदर आएगी। अब आपके पास में बेटा सवाल आएगा, जिस तरह ये अपरिमेय का सवाल है इस प्रकार दे रखा है सदन में, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसकी जगह 4 ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं? ऑप्शन ए, और पूछेगा आपको अपरिमेय है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी। इनमें से कह देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से इस प्रकार का भी सवाल हो सकता है। देखो सवाल चेंज, मतलब यहाँ संख्या जो ये दे रखी है उसकी जगह संख्या कोई भी आ सकती है, नाम भी आ सकते हैं कि इनमें से अपरिमेय है, अपरिमेय, शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सी होगी? अशांत अनावर्ती। तो ये जो होगी वो क्या होगी? अपरिमेय। देखो इस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से आ सकता है परिमेय है, और बाकी वाली 3 संख्या है वो दे सकती है। जैसे मान लो आपको पूछा इसने, ये सवाल घुमा के पूछता, आपको पूछ सकता है कि अपरिमेय बताओ, और ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? चेंज। चेंज कैसे होगी? जैसे ऑप्शन दे दिया आपको पूछा परिमेय, तो एक दे दिया √2, ये ऑप्शन रूट दे दिया, एक दे दिया पाई, ठीक है, एक दे दिया 0.10100100 और डी का मान दे दिया मान लो 3.5, या मान लो रूट दे दिया, इसने दे दिया √49। क्या दे दिया? अब आपको देखो सारे लग रहे हैं, सारे अपरिमेय लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं भाई? ये अंडरूट की संख्या है अपरिमेय, ये पाई भी कैसी होती है? अपरिमेय। ये अशांत अनावर्ती दशमलव है, पॉइंट के बाद 10 भाई रिपीट नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं संख्या, 10 10 10 रिपीट नहीं हो रहे हैं। 10 के बाद कितने हो गए? 100, 100 के बाद कितने हो गए? तो ये अनावर्ती है। कैसी है?
अनावर्ती। अब आप देखोगे इसको तो इसका मान जो होता है वो कितना होता है, क्योंकि 7 × 7 करते हो तो कैसा आता है 49। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो परिमेय पूछे तो इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे, अपरिमेय पूछे तो इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे, भाषा वाले भी आ सकते हैं ये वाले। तो ध्यान रखना आपको सवाल कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है, परिमेय अपरिमेय से संबंधित ऑप्शन इस प्रकार से दिए होंगे, तो ध्यान रखना है। ये सवाल के अंदर, एक सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल है बेटा, एक सवाल के अंदर कितने सवाल बन रहे हैं, बहुत सारे, तो उसको अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर, जो बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है। चलो सवाल है अगला, आगे आपकी स्क्रीन पर निम्न में से सहभाजी संख्याओं का युग्म है। तो आप एक बार चेक करो, इस सवाल को करने का प्रयास करो, कौन सा सवाल आपसे वो पता है, ट्राई करो जल्दी से, फिर करवाते हैं सवाल। चलो तो ट्राई कर दिया आपने, इसमें से ऑप्शन देख लिया होगा आपने कौन सा सही है। इसने पूछा है सहभाजी संख्या है, क्या पूछा है, अब सहभाजी संख्या क्या होती है, पहली चीज तो ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए, सहभाजी संख्या क्या होती है। क्या अभाज्य संख्या दो साथ में आए उसको सहभाजी बोलते हैं, ठीक है, वो बेटा नहीं है, ध्यान रखना। सहभाजी संख्या जिसका गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड कह दो, या आप कह दो जिसका HCF कितना हो, 1 हो, जिसमें गुणनखंड केवल क्या हो, कॉमन गुणनखंड क्या हो, एक, केवल 1, यानी ऐसी दो संख्या जिसमें किसी सम संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो आप देखोगे इनमें 12 और 6 में किस किस का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 भी जाता है, 6 का भी जाता है, तो ये तो सहभाज्य नहीं है। इन दोनों में देखोगे तो किसका भाग जा रहा है, तो ये भी सहभाज्य है। इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का, 4 का, 8 का, तो ये भी सहभाज्य है। तो इनको देखोगे तो इन दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा है। 7 में केवल 7 का और 1 का जाता है, 9 में 3 का जाता है, देखो इसमें तो किसका जा रहा है, 1 का और 3 का, इसमें ठीक है, एक का तो सबके जाएगा, ठीक है, इसमें देखो 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और 9 का जा रहा है, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका क्या होगा, सहभाज्य संख्याओं का युग्म। अरे यहाँ 7 आएंगे, क्या क्या आएंगे, 7 आएंगे, ठीक है, 7 में केवल 7 का जा रहा है और क्या किसका जा रहा है, 1 का, 9 में 1, 3 और 9, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, केवल 1, ठीक है। जिस प्रकार ये सहभाज्य संख्याओं का युग्म आया है, आपको पूछे नहीं आया, नहीं वाला दे दे, 3 ऑप्शन इस प्रकार से दे दे जिसमें केवल एक गुणनखंड 1 हो, बाकी वाले कोई ऑप्शन इस प्रकार का आ सकता है जिसमें कोई ना कोई गुणनखंड निकलता हो, तो इसका उल्टा भी सवाल आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट करो, अगर सवाल समझ में नहीं आता तो पीछे वापस बैक आ जाओ, उसको वापस देखने का प्रयास करो। चलो सवाल है आपके पास में 156 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग है। इसने पूछा है घातों का, इसी प्रकार ये कोई भी संख्या की घात भी पूछ सकता है, इसने घातों का योग पूछा, वैसे संख्या की घात भी कुछ नहीं करना, आपको निकालना रफ पेज। पहली बार तो आप जिन बच्चे को सवाल आता है ट्राई करो, आप ऑप्शन राइट करो और अगले सवाल के पे आ जाओ, और जिस बच्चे को सवाल नहीं आता वो देखो यहाँ से आपको सबसे पहले निकालना रफ पेज, उस पे करना है 156 के अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है, 156 के 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 78 बार, 78 में वापिस 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 39 बार, 39 में किसका भाग जाएगा, 3 का, कितनी बार जाएगा, और 13 में किसका भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो आपके टुकड़े आ गए 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू, आपको पूछा है घातों का योग, क्या पूछा है, घातों का, तो इसकी घात कितनी है, 2, इसकी घात कितनी है, 1, इसकी घात कितनी है, घातों का योग मतलब 2 प्लस इसकी घात 1 प्लस ये घात 1, जोड़ोगे कितना आएगा, ऑप्शन कौन सा है। अब देखो इसके अंदर सवाल बन के कैसे आ सकता है, जैसे इसने पूछा 156 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग, ये सवाल पूछ सकता है 2 की घात, क्या पूछ सकता है, 2 की घात होगी, ऑप्शन आ गए ये 4, तो बताओ 2 की घात कितनी इसके ऊपर, तो जब 2 की घात पूछता है तो आंसर क्या आ जाएगा, उसी प्रकार की किसी प्रकार की संख्या यहाँ दे रखी हो सकती है, आपको 2 की घात पूछ सकता है, 3 की घात पूछ सकता है, उसकी मर्जी वो पड़ेगी, वो घात पूछेगा। और घातों का योग के तो इसके सही ढंग से टुकड़े करना और व्यवस्थित तरीके से उनकी घातों को जोड़ लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी से इसको नोट लो, नोट करो फटाफट, सवाल मिलाने का प्रयास करो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो इस सवाल को कर दिया होगा आपने, आंसर आगे होंगे आपके, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एचसीएफ निकालना है 15 और 35, बेटा संख्या यहाँ कुछ भी आ सकती है एग्जाम के अंदर, आपको हिंदी में लिखा आ सकता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए महत्तम समावर्तक, क्या लिखा आ सकता है, महत्तम समावर्तक, ठीक है। 15 और 35 का आपको निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है,
देखो एचसीएफ निकालने के 2-3 तरीके हैं। एक जो सिलेबस के अंदर से हट चुका है, यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम से भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना, जो आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा अभाज्य गुणनखंड के तरीके से, और तीसरा हम निकाल सकते हैं इनके टुकड़े करके। इनके टुकड़े देखोगे, इन दोनों में किस किस का भाग जा रहा है? 3 का, और इसके अंदर किस किस का भाग जा रहा है? और दोनों में कॉमन क्या है? का आंसर कौन सा हो जाएगा? 5। ठीक है, सवाल आ गया है तुम्हारा। सवाल पूछ रहा है छोटी से छोटी अभाज्य संख्या व छोटी से छोटी विषम भाज्य संख्या का एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है? तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती। भाज्य का मतलब भाग जाना, भाज्य का मतलब किसी न किसी का, ऐसे नहीं है किसी को लेके भाग जाना। ठीक है, अभाज्य मतलब किसी का भाग नहीं जाना। अभाज्य संख्या मतलब किसी संख्या का भाग नहीं जाता। अब खुद का भाग और एक का भाग तो हर संख्या में जाता है। उसी तरह 0 और 1 की बात करूं मैं, 0 और 1, नहीं तो ये भाज्य संख्या होती है और नहीं अभाज्य संख्या होती है। नहीं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? 2 से। अब 2 की बात करें तो 2 में किसी का भाग नहीं जाता, 2 का खुद का जाता है और 1 का जाता है, यानी 2 जो है वो पहली अभाज्य संख्या है। आपको उसने पूछा ना छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, तो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? उसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी है? उसके बाद जो संख्या 4 है वो कैसी है? भाज्य है। 5 कैसी है? 6 कैसी है? 7 कैसी है? 8 कैसी है? 9 कैसी है? 10 कैसी है? 11 कैसी है? मतलब इन संख्याओं में किसी का भाग नहीं जा रहा, खुद का ही जा रहा है, एक का ही जा रहा है, और इन संख्याओं में किसी न किसी संख्या का भाग जा रहा है। ये जो है भाज्य संख्या और ये है अभाज्य संख्या। अब आपको पूछा है छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ये रही, और छोटी से छोटी विषम भाज्य, विषम भाज्य कौन सी है? 9। अब ये कह रहा है इनका एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब मैं अगर 2 के पहाड़ा लिखूं तो 2 के पहाड़े और 9 के पहाड़े में कॉमन अंक क्या आता है बताओ? 2 के पहाड़े में और 9 के पहाड़े में कॉमन कौन सा अंक आता है? 18। कौन आता है? 2 का पहाड़ा और 9 का पहाड़ बोलोगे तो कॉमन पहली संख्या जो आएगी, मिनिमम संख्या कौन सी आएगी? 18। ये आपका एलसीएम होगा, ये आपका क्या होगा? एलसीएम। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? या फिर आप क्या करो, 9 के टुकड़े करोगे, 9 के टुकड़े क्या आएंगे? 3 की घात 2, और 2 के टुकड़े क्या होंगे? 2। इनका गुणा करोगे, इनका गुणा मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 18। ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो इसे, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो इस सवाल को करने का प्रयास करो, आप पहले वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इस सवाल को करने का प्रयास करो, क्या आंसर आता है आपका। चलो, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इधर ध्यान दीजिए, वीडियो को पॉज कर लिया होगा, आपके आंसर आए होंगे। अब देखते हैं किस प्रकार आए। सवाल कह रहा है कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड को इस प्रकार है, 3 की घात x, y की घात 5 की घात y और 17 की घात z है, तो x प्लस y माइनस 2z का मान क्या होगा। चलो पहले करते हैं इसके टुकड़े। पहले क्या करते हैं, इसके 3825 में 3 का भाग देंगे। 3 में गया 1 बार, 8 में गया 2 बार, पीछे 2 बचे, इन यहाँ हो गए 22, 22 में 3 का भाग गया 7 बार, पीछे बचा 1, 15, 15 में 3 का भाग गया 5 बार, वापिस 3 का भाग देंगे 4 बार, और 75 में गया 25 बार। अब देखो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो अब भाग किसका जाएगा? 5 का। 5 का भाग इसमें कितनी बार गया? 85 बार। 85 में किसका भाग जाएगा? कितनी बार गया? और 17 में किसका भाग जाएगा? यानी अपने जो टुकड़े आए वो 3 की घात क्या है? 2, 5 की घात क्या है? 2, और 17 की घात क्या आई है? 1। यानी 3 की घात अपने क्या? x, यानी x का मान क्या आया है? 2, y का मान क्या आया है? 2, और z का मान क्या आया है? 1 आया है। अब आपको पूछा है x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई माइनस 2z, तो x प्लस वाई, x कितना है? 2 प्लस 2 माइनस 2 इंटू जेड कितना है? 1। तो 2 और 2 कितने हुए? और 2 1 कम, 4 में से 2 गए, आंसर क्या आया? ऑप्शन कौन सा है? अगर आपका ये सवाल आपने सही किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जल्दी से, और गलत हुआ है तो अगला सवाल करने का प्रयास करो। चलो सवाल है, इसको करने का प्रयास करो जल्दी से। क्या आंसर आता है इसका? चलो देख लिया होगा, आपके आंसर आए होंगे। अब जांच कर लेते हैं किस प्रकार का आंसर आएगा इसका। वह छोटी से छोटी अपरिमेय संख्या जिसको अंडू 8 से गुणा करने पर क्या बन जाती है?
परिमेय। अब अंडूड 8 को गुणा करने पर क्या बनेगी, और इसमें शर्त क्या लगी है, छोटी से छोटी, मतलब छोटी संख्या होनी चाहिए, बड़ी नहीं। अब आपको पता है अंडूड 8 को अंडूड 5 से गुणा करेंगे तो अंडूड कितने आएंगे, 40, और अंडूड 40 का मान होता है क्या, नहीं, मतलब परिमेय संख्या बनेगी नहीं, पहला ऑप्शन तो कट। अंडूड 8 को अंडूड 8 से गुणा करेंगे तो अंडूड और 64 का मान क्या होता है, परिमेय तो बन रही है, लेकिन क्या छोटी से छोटी है कि नहीं है, वो देखते हैं अभी। मतलब ये बन तो रही है, लेकिन क्या आंसर सही आता है कि नहीं आता है। अंडूड 8 को अंडूड 2 से गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा, और अंडूड 16 का मान क्या होता है, मतलब ये छोटी ने छोटी संख्या है सबसे, और ये तो बड़ी ही दिख रही है, 2 8 से तो 18 बड़ी, इसका गुणा करने की आवश्यकता है ही नहीं। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, स ऑप्शन हो जाएगा। अंडूड 2 को अंडूड 8 से गुणा करने पर क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। चलो जल्दी से इसको नोट करो। चलो तो जल्दी से इस सवाल को करने का प्रयास करो, क्या आंसर आता है आपका, जल्दी से ट्राई करो। चलो ट्राई कर लिया आपने, चलो सवाल करते हैं अभी। सबसे छोटी 2 अंक की संख्या, सबसे छोटी 2 अंक की संख्या कौन सी है, इसके टुकड़े करोगे तो, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। अभी हमने भाज्य अभाज्य पढ़ा थोड़ी देर पहले, और 4 के टुकड़े क्या होंगे, 2 इंटू, अपने को पूछा इसने एचसीएफ, क्या पूछा है, तो एचसीएफ दोनों में क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसके, 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। सवाल है, दो संख्या 35 और 56 का लसब कितना है, 40 पी, और मसब कितना है 7। तो आपको ज्ञात करना है पी का मान, क्या ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है। चलो इसको जल्दी से ट्राई करने का कोशिश करो, फिर करते हैं सवाल। चलो ट्राई कर दिया, अब सवाल करते हैं। आपको पता है कि एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। एचसीएफ आपको कितना दे रखा है, और एलसीएम कितना दे रखा है, बराबर ए है आपका 35 और बी है आपका 56। अब ये 40 और 7 उधर जाएंगे तो बट्टे में पी का मान आ जाएगा 35 इंटू 56 बट्टा 7 इंटू 40। अब आप ध्यान से देखोगे तो 7 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, 5 का भाग इसमें जाएगा 8 बार, और 8 का भाग इसमें जाएगा, यानी पी का मान क्या आएगा, जो ऑप्शन कौन सा है आपका, सर या सी राइट है। जो जल्दी से नोट करो। यदि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, 28 है, तो इनका ऐसे पूछा है। जल्दी से आप याद करो, आप में से कौन सा विद्वान है जो ये सवाल करेगा, देखते हैं। और जल्दी से कमेंट में लिखो इसका आंसर क्या आने वाला, फटाफट जल्दी से लिखो सवाल का आंसर क्या आने वाला, जल्दी से लिखो। चलो ट्राई कर दिया, सवाल कर दिया आपने, आंसर क्या है आपका अभी चेक करते हैं। इसने पूछा है दो सहभाज्य संख्या क्या दे रखी है। पहली बात तो सर ये सहभाज्य संख्या क्या होती है, देखो इधर सहभाज्य संख्या क्या होती है, क्या दो साथ में भाज्य संख्या आती है उसको सहभाज्य बोलते हैं, नहीं। ऐसी दो संख्या जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक है, जैसे मैं करूं 2 और 3, तो इनमें कॉमन कुछ नहीं है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, वो कैसी संख्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है। कैसी होती है, इसके बाद हम एक और सवाल लेंगे सहभाज्य वाला, वो देखना अच्छी तरीके से। जैसे मान लो ये लिखा मैंने 4 और 6, क्या ये सहभाज्य है, नहीं है, क्योंकि ये दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग। तो ऐसी संख्या जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या हो, एक, इसका मतलब सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 1। और जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है वही तो सहभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें संख्याओं का गुणनफल कितना ही देर खाओ उससे कोई लेना देना नहीं है। सहभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। ध्यान रखना, प्रश्न किसी प्रकार से घुमा हुआ है, चिंता नहीं करनी है आपको, देखना आंसर क्या आने वाला है वो देखना है। चलो जल्दी से इसको नोट करो और अगले सवाल के लिए तैयार बनने रहो, क्योंकि 100 में से 100 आपके ही आने वाले हैं। चलो चलो जल्दी करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या आने वाला है। अपरिमेय संख्या का युग्म जिसका गुणनफल क्या होने वाला है, परिमेय। चलो जल्दी से करके बताओ। 10 को 8 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 80, और रूट 80 का मान होता है क्या, यानी ये ऑप्शन कौन सा है, नहीं है। 6 पंजे 30, 30 रूट 30 का मान होता है क्या, नहीं, तो ये भी अपरिमेय। 8 दिया 24, रूट 24 का मान होता है क्या, ये भी अपरिमेय। और 12 दिया 36, 36 का रूट कितना होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द राइट। तो ये 12 अंडूट 12 और अंडूट 3 ऐसे युग्म है जिनका गुणनफल क्या होने वाला है, परिमेय। क्या होने वाला है, परिमेय।
चलो सवाल है, यदि n एक प्राकृत संख्या, n क्या एक, तो निम्न में से कौन सी संख्या 0 पर समाप्त होगी? निम्न में से कौन सी संख्या क्या होगी? अब देखो ये आपके जो है उदाहरण भी है, एक सवाल भी है। अब 0 पर समाप्त क्या कौन सी संख्या होती है? जिसके अभाज्य गुणनखंड, जिसके में 5 या 2 हो, क्या हो? या मैं कहूं जो संख्या 10 के रूप में है उसकी घात बली 1 लगाओगे तो क्या आएगा? 10। 10 की घात 2 लगाओगे तो क्या आएगा? 100। 3 लगाओगे तो क्या आएगा? 1000। इसी प्रकार जिसके अभाज्य गुणनखंड में 5 या 2 आ रहा है वह संख्या किस पर समाप्त होगी? 0 पर। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है? 100 ऑप्शन। कौन सा राइट हो जाएगा? 100 ऑप्शन, जिसमें क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड किसमें है? 5 और 2 के रूप में। तो ये आपका सवाल है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, जल्दी से नोट। चलो अगले सवाल है, संख्या 40 और 30 के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम पूछा है कि संख्या 30 और 40 के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होगा? जल्दी से ट्राई करो इस सवाल को, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो आंसर क्या आने वाला है इसका, जल्दी से लिखो, अपने आप करके लिखो। चलो आपने कर लिया है, जिससे नहीं हुआ वो ध्यान दो। इधर क्या लिखा हुआ है, प्रश्न कह रहा है 40 और 30 के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम। आपको पता है कि दो संख्या दे रखी है, मान लो ये संख्या ए है और ये संख्या बी है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। तो पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है? 40। दूसरी संख्या यहाँ कौन सी है? इनका गुणा कर दो, इनका क्या कर दो? तो 4 तिया तो हो गए 12 और 2 जीरो के 2 जीरो आ गए। आंसर क्या आ जाएगा आपका? अब जिस प्रकार ये सवाल हुआ उसी प्रकार ये होगा, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1080, उसमें से महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक का मतलब होता है आपका एचसीएफ, एचसीएफ कितना है? 18 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये क्या है फॉर्मूला? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दे रखा है 1080 और एचसीएफ कितना दे रखा है? 18। आपको क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो इंटू की संख्या चली जाएगी बट्टे में, तो एलसीएम बराबर आ जाएगा आपका 1080 बट्टा 18 और 18 का भाग जो है 108 में जाता है 6 बार। कितनी बार जाता है? और 0 का 0, यानी आपका आंसर आ जाएगा ब। कौन सा आंसर हो जाएगा? ब। चलो जल्दी से नेक्स्ट अंतिम सवाल बचा हुआ बस देगा, फिर लेते हैं 2-2 नंबर वाले सवाल। तो जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो गणित के विद्वानों के लिए ये सवाल है, जो अपने आप को बहुत ही बड़े विद्वान समझते हैं, गणित के होशियार आता, तो इस सवाल को जल्दी से करो, वीडियो को रोक के बताओ आप सवाल का आंसर आपका क्या आता है। आपका जितना दम है उतना लगा दो, देखते हैं कौन सा विद्वान आंसर करके रहता है। वीडियो ओपन मत करना, आप खुद ट्राई करो। आधा घंटा लगे, पौना घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 10 सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे, 2 मिनट में करो, कितना समय में कर पाते हो अपना आप ट्राई करो। अब जब हार मान जाओ तब इधर देख लेना, और आपका आंसर आ जाए तब भी इधर देख लेना। चलो वीडियो को रोक लिया, देख लिया, आराम से ट्राई कर दिया, आंसर आए होंगे, नहीं आए होंगे। अब देखो इसका सॉल्यूशन, आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम 850 और 500 का। तो पहले करते हैं टुकड़े, पहले क्या करते हैं? 850 के क्या करते हैं? टुकड़े करते हैं। 2 का भाग दोगे 400 कितना आएगा? 25। 425 में 6 और 5 11 में 3 का भाग नहीं जाता, सीधा सीधा 5 का भाग जाएगा। इसका भाग जाएगा 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 85 बार। कितनी बार जाएगा? 85 बार जाएगा। 85 में वापस 5 का भाग 17 बार और 17 में 17 का भाग 1 बार। इसी प्रकार 500 के टुकड़े करें तो 2 का भाग 250, 2 का भाग 125, 5 का भाग 25, 5 का भाग 5, 5 का भाग 1। यानी अगर इसके टुकड़े करेंगे 850 के टुकड़े में यहाँ लिख देता हूँ, 850 के टुकड़े क्या है? 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17 और 500 के जो टुकड़े आए हैं उन्हें मैं लिखूं तो कितना है? 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। अब देखो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है बड़ी घात। एलसीएम क्या होता है? चलो बड़ी घात 2 की घात 2 कॉमन तो है लेकिन बड़ी घात, और यहाँ कॉमन 5 है तो 5 की घात 3 इंटू पीछे कौन बचा? 17। यानी एलसीएम अपना ये आने वाला है। आप देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में है कि नहीं है। यहाँ तो 850 इंटू 50 है, देख लेते हैं, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है। पहली चीज यहाँ देखो कितनी दे रही है? 5 की घात 2 और यहाँ अपने कितनी आ रही है? तो ये तो ऑप्शन पहले से ही कट हो गया, ठीक है। यहाँ 5 की घात कितनी आनी चाहिए और यहाँ कितनी आ रही है? यहाँ 2 की घात कितनी आनी चाहिए?
यहाँ कितनी आ रही है 1, तो ये भी ऑप्शन तो कट हो गए। अब ऑप्शन बचे ये दो वाले, ऑप्शन कौन से बचे, या तो ये वाला या ये वाला, ठीक है। चलो अब 850 के टुकड़े करूं मैं, 850 के क्या करूं, टुकड़े करूं, तो 850 के टुकड़े ये पड़े, इसको आगे करूं तो 2 × 5 की घात 2 × 17, और अगर 50 के टुकड़े करूं, इसके टुकड़े करूं, 50 के टुकड़े करूं, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 5 की घात 2। अब देखो 5 की घात 2, 5 की घात 2 कितनी हो जाएगी, 5 की घात 4 होगी, यानी ये भी ऑप्शन कौन सा है, गलत। अब पीछे कौन सा ऑप्शन बचा, अब इसके टुकड़े करके देखते हैं। अब देखो 17 का तो 17 का तो, अब देखो 500 के टुकड़े ये पड़े, 500 के टुकड़े क्या है, 2 की घात 2 और 5 की घात कितनी है, अब देखो एलसीएम अपना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 की घात 2 है, 5 की घात 3 है, 17 है, यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, 1 नंबर का सवाल है लेकिन पसीने छुड़ा देगा ये, ठीक है। अब तो लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब तो कर दो, क्योंकि 100 में से 100 लाने हैं, तो फिर फटाफट सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर लेते हैं अब 2 नंबर वाले भयानक सवाल। चलो जल्दी से इस सवाल को नोट करो। हाँ भाई, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा कोई भी सवाल आ सकता है, जिस तरह यहाँ माइनस है, परीक्षा में प्लस लिखा आ सकता है, गुणा आ सकता है, भाग आ सकता है। तो देखो ये जो सिंगल सवाल नहीं है, मतलब प्लस माइनस गुणा भाग वाले सवाल है, उनको ध्यान रखना कैसे करते हैं, ये इनके करने का तरीका थोड़ा शॉर्ट है, और बाकी जो सिंगल वाले होते हैं उनको करने का तरीका थोड़ा हार्ड है, ठीक है। सिंगल वाला जो था पिछले साल आ गया था, अब मुझे लगता है कि डबल वाला आ जाएगा शायद, ठीक है। तो देखते हैं ध्यान से। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब बताओ, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q। तो मैंने लिख दिया ये P/Q के रूप में, किसके रूप में लिख दिया, P/Q के रूप में लिख दिया। किसको लिख दिया, 5 - √3, ठीक है। चलो जहां P व Q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। अगर सिंगल वाली संख्या होती तो हम लिखते सहभाज्य संख्या है। यहाँ जो डबल आ रहे हैं, गुणा भाग जोड़ बाकी हम आ रहे हैं, तो हम इसको क्या मान लेंगे, पूर्णांक मान लेंगे। अब देखो यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, बच्चों को पता है कि भाई अंडूट वाले को अकेला करना है, लेकिन ये अंडूट वाले को अकेला करोगे तो यहाँ आगे क्या रह जाएगा, माइनस। तो हम क्या करते हैं, इस अंडूट 3 को इधर लेके जाते हैं। तो अंडूट 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, उधर क्या बचेगा 5, ठीक है। अब PQ को उधर ले जाते हैं, तो √3 बराबर हो जाएगा 5 - PQ। अब देखो ये वाली जो संख्या है वो तो है आपके अपरिमेय, कैसी है, और ये वाली जो संख्या है वो कैसी है, और आपको पता है कि अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है, ठीक है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ये भी कैसी होनी चाहिए, परिमेय होनी चाहिए। ये परिमेय है तो ये भी कैसी होनी चाहिए, लेकिन हम तो जानते हैं कि ये संख्या कैसी है, तो हमारे कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास, हमारे कथन का क्या हो रहा है। अतः जो ये संख्या है वो कैसी है, अपरिमेय। अब आपको लिखना पड़ेगा सब कुछ, क्या लिखना है, तो भाई ये वाली संख्या जो है 5 - P/Q एक परिमेय संख्या है, कैसी है, परिमेय संख्या है। इसलिए ये √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय। अतः हमारे कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास, हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है, क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः
अतः ये जो संख्या है 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। अब देखो, अगर इसकी संख्या पर इसकी जगह मान लो गुणे में आ जाए, ये p बटा क्यू जगह मान लो 3√5 आ जाए, तो कुछ नहीं करना है, इस 3 रूट को लाना है यहाँ नीचे, ये हो जाएगा p बटा 3q बराबर √5। ये अपरिमेय, ये परिमेय, तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये कैसी है? अपरिमेय। इस प्रकार का कोई भी सवाल आए तो आप आराम से कर सकते हो, जल्दी से नोट करो। मुझे लगता है कि ये प्रश्न, ये संख्या आ सकती है, इसलिए मैंने ये करवाया। और हो सकता है संख्या बदल भी जाए परीक्षा में, संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन सवाल का करने का तरीका यही रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला सवाल आ सकता है, यहाँ संख्या बदल सकती है, तो तरीका समझ लेना अच्छी तरीके से, सवाल कैसा भी आए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 137 और 82 को इस प्रकार विभाजित करती है, प्रत्येक स्थिति में कितने प्राप्त हो? 5। अब देखो सवाल बड़ा घुमाया हुआ है, अब आपको उसने डायरेक्ट नहीं पूछा है क्या ज्ञात करना है क्या नहीं ज्ञात करना है, इसने पूछा है वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या ज्ञात करनी जो 137 और 82 को इस प्रकार विभाजित करे। अब भाग विभाजित करती है, विभाजित क्या करती है, मतलब हमें ज्ञात करना है फैक्टर, इसका क्या फैक्टर हो सकता है, कौन सी वह सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग इसके अंदर और इसके अंदर जाता है, शेषफल कितना बचता है? 5। अब मान लो किसी संख्या के अंदर मुझे भाग देना है, ठीक है, भाग मतलब भाग देना है, और मैं कहता हूँ संख्या के अंदर शेषफल 5 बचते, तो 5 को पहले घटाना पड़ेगा, 5 को पहले क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ 137 में से कितने घटाने पड़ेंगे? 5। और 82 में से भी कितने घटाने पड़ेंगे? 5। तो इसमें से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, और इसमें से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? अब वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है जिसमें इन दोनों का भाग दूं मैं, मतलब वह संख्या जिसमें इसमें और इसमें दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, और बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब भाग देने वाली संख्या है, अब इसमें भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा, मतलब इनसे छोटी होगी, बड़ी तो होगी नहीं भाई, संख्या में भाग देना है और इस संख्या में भाग देना है, इसका मतलब संख्या इससे क्या होगी? छोटी, बड़ी तो नहीं होगी, ठीक है, छोटी संख्या होगी। और छोटी संख्या के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं? एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ हमेशा संख्याओं से क्या आता है? छोटा, और एलसीएम हमेशा संख्याओं से क्या आता है? बड़ा। तो 132 के पहले तो करने टुकड़े, और 77 के भी क्या करने हैं? टुकड़े। 77 के टुकड़े तो आपको पता है 7 × 11, और इसके टुकड़े करोगे 132 के, तो 132 के टुकड़े आ जाएंगे 2 का भाग 66, 2 का भाग 33, 3 का भाग 11 बार, और 11 का भाग 11 में एक बार, यानी इसके टुकड़े आएंगे 2 की घात 2 × 3 × 11। अपने को निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में कॉमन क्या है? 11, यानी आपके आंसर क्या आ जाएगा? 11 आंसर आ जाएगा। यानी 11 का भाग आप 137 में देते हो और 182 में देते हो, तो शेषफल क्या बचेगा आपका? 5 बचेगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 11। जल्दी से नोट करो, परीक्षा में छपने वाला सवाल है, और परीक्षा में इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है, दो संख्या दे रखी है और अलग अलग शेषफल दे रखे हैं, जैसे इन दोनों का तो कॉमन 5 दे रखा है, परीक्षा में आ सकता है कि इसमें अलग बचे, इसमें अलग बचे, तो जो बचता है उसमें से वो घटाना है, उसमें से अलग अलग घटाना है। तो इस बात का ध्यान रखें, सवालों को नोट करें जल्दी से, फिर करते हैं अगला सवाल। चलो, बड़ा अच्छा घुमाया हुआ सवाल है। संख्या 96 और 36 के एचसीएफ को 2x - 3 × 2 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान याद करना है। इसको जल्दी से करने का ट्राई करो, फिर करवाते हैं। जल्दी से ट्राई करो, फटाफट आंसर आ गया होगा। वीडियो को रोक दो 2 मिनट के लिए और जल्दी से ट्राई करो। चलो, ट्राई कर दिया है। आपको कह रहा है संख्या 96 और 36 का क्या निकालना है पहले? एचसीएफ। तो कुछ नहीं करते हैं, 96 और 36 इनके निकाल करते हैं अबज्य गुणनखंड। क्या करते हैं? 96 के टुकड़े करेंगे, 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? वापिस 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 12 में 2 का भाग, 6 में 2 का भाग, और 3 में 3 का भाग। चलो, इसके टुकड़े आए 2, 3, 4, 5, यानी 2 की घात 5 इंटू, और 36 के टुकड़े, किसके टुकड़े करने हैं? 2 का भाग दिया 16, 18, 2 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार, यानी 2 की घात इंटू 3 की घात। अब इनका निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ कहता है कि जो कॉमन हो और छोटी घात हो। कॉमन दोनों में 2 है और छोटी घात 2। कॉमन दोनों में और छोटी घात कहाँ है? यहाँ ऊपर वाली, तो 3 की घात 1 आ गई। 2 की घात 2 कितनी हो गई? और 4 तिया 12। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न कह रहा है कि यदि
इसको यानी 2x माइनस 3 इंटू 2 को एचसीएफ के द्वारा व्यक्त किया जाए, यानी इसको इससे बराबर मान लिया जाए एचसीएफ के, तो x का मान ज्ञात करना है तो कोई बात नहीं, 2x माइनस 3 दूनी कितने हो गए और एचसीएफ कितना आया है। अब मुझे बताओ ये माइनस के 6 उधर गए तो प्लस के, ये हो गए प्लस के, 2x बराबर 12 और 6 कितने हो जाएंगे, और इंटू की संख्या 18 में किसका भाग देना है, और 18 में 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, तो x का मान आपके पास कितना आएगा। तो ध्यान रखना एग्जाम में कैसा भी घुमाया हुआ सवाल आ सकता है, ध्यान रखना किस प्रकार करना है। प्रश्न को 2-3 बार पढ़ोगे ना आराम से 2-3 बार पढ़ोगे तो सवाल समझ में आ जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उससे पहले अपने जितने भी दोस्त हैं क्लास में, जो भी क्लास में पढ़ता है, भले आपका दुश्मन ही क्यों हो ना, उसको भी एक बार वीडियो भेज दो और कह दे भाई अंतिम मौका है, एक वीडियो देख ले, किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पहली प्रश्नावली पूरी कवर हो जाएगी। चलो जल्दी से नोट 6, 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। या 3 संख्या, परीक्षा में 2 संख्या भी आ सकती है, ठीक है। चलो कितनी संख्या है, एक तो 6 है, एक 72 है और एक कितनी है 120। पहले इनके करेंगे अबाजी गुणनखंड। क्या करेंगे, 6 के टुकड़े बताओ क्या होंगे, 72 के टुकड़े करने, 72 के क्या करने हैं। चलो 72 में किसका भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 36 में 2 का भाग, 18 में किसका भाग जाएगा, कितनी बार, 9 में किसका भाग, 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। चलो टुकड़े आगे, इसके 2 की घात कितनी है इंटू 3 की घात कितनी है। अब करते हैं 120 के टुकड़े, किसके टुकड़े करते हैं, 120 में 2 का भाग, 2 का भाग, 2 का भाग, 15 में 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, और 5 में 5 का। अब इसके टुकड़े क्या है, 2 की घात कितनी आई है 3 इंटू। अब आपको एक तो निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है, एचसीएफ का मतलब जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन है और छोटी घात लेनी, कैसी लेनी है। अब तीनों में देखोगे 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, सबसे छोटी घात कहाँ है, ऊपर। और कोई कॉमन है, हाँ यहाँ पर कॉमन है, 3 है, 3 है, 3 है, छोटी घात यहाँ पर एक बार लेंगे, ये आ जाएगा। तो एचसीएफ आ जाएगा आपका 2 3 6, कितना आ जाएगा। अब निकालना आपका एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम के लिए बड़ी घात कॉमन तो होनी चाहिए, लेकिन बड़ी घात 2 की घात कितनी है 3, और बड़ी घात 3 कॉमन है, 3 की घात, और पीछे कौन बचा हुआ वो लिख दो, पीछे कौन बचा हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितनी होगी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी, और 3 की घात 2 कितनी हो जाएगी 9, 5 का 8 को 9 से गुणा करो, 8 9 72, और 72 को 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 360, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका एलसीएम। तो एचसीएफ एलसीएम का लास्ट सवाल था, हो गया है। इस प्रकार परीक्षा में 2 संख्या दे रखी आ सकती है, तो ध्यान दे, अगले वीडियो का इंतजार करना, जल्दी आएगी अगली प्रश्नावली, इसको नोट कर दे, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करो।